हाय एवरीवन। तो आज हम डेटा साइंस फॉर इंजीनियर्स का वीक 0 एंड 1 असाइनमेंट करते हैं। ठीक है, तो वीक 0 असाइनमेंट बेसिकली क्या थी, एक टाइप की प्रैक्टिस असाइनमेंट थी जो आपका जो प्रीवियस नॉलेज था उसको चेक कर रही थी। एंड जो वीक 1 है इट इज बेस्ड अपॉन आवर लैंग्वेज। तो मैं आपके साथ अभी सॉल्यूशंस ही डिस्कस कर रही हूँ सो दैट आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको पता चल जाए। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन अकॉर्डेंस विद डी मॉर्गन्स लॉ फॉर टू गिवन इवेंट्स ए एंड बी। देखो डी मॉर्गन्स का जो लॉ है वो क्या बोलता है, जो डी मॉर्गन का लॉ है वो क्या बोलता है कि अगर पी ए इंटरसेक्शन बी है, ये सॉरी यहाँ देख लो, पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी सी भी लिख सकते हो, नहीं तो इस पूरे पे बार भी लगा सकते हो। तो वो क्या होगा, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, मतलब हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर देगा और जो यूनियन है उसको इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देगा, जो इंटरसेक्शन है उसको यूनियन में कन्वर्ट कर देगा। तो सिमिलरली पे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर अब मैं यहाँ से चलूँ तो पी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज पी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो उसने हमें ना ये दे रखा था। तो अब आप यहाँ से खुद देखो, पी ए इंटरसेक्शन बी का बार है तो ए बार यूनियन बी बार होगा, तो ये गलत है। और दूसरी चीज इसने ना इसको प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में करके इसको अलग बनाने लग गई, ये चीज गलत है। उसने हमें डी मॉर्गन्स लॉ बोला है, तो यहाँ पे जो वो ट्राई, अगर ये यूनियन भी होता तब भी ये गलत होता, क्योंकि हम इसको अलग नहीं कर सकते अगर हम डी मॉर्गन का लॉ अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हमें उसको एक ही एलिमेंट की तरह रखना है। जैसे ये देखो, पी ए यूनियन बी है तो इट इज पी इंटरसेक्ट पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे एक में ही रखना है। ओके, सिमिलरली तो एक ये वाला आपका ट्रू था। और फिर है पी ए इंटरसेक्शन बी का बार, तो पी ए बार यूनियन बी बार, ये भी ठीक है आपका। और फिर इसने ये लिखा पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस बी पी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। देखो ये प्रोबेबिलिटी का यूनियन ठीक है, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम तो डी मॉर्गन लॉ लगा रहे हैं ना। तो डी मॉर्गन लॉ तो कॉम्प्लीमेंट पे लगता है, तो यहाँ तो कोई कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं, तो ये जो इक्वेशन है इसी वजह से गलत है। प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में ये ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा यूनियन ऑफ टू इवेंट्स, है ना। लेकिन अदरवाइज अगर हम बात करें तो यहाँ क्यों गलत है, क्योंकि ये डी मॉर्गन लॉ को तो सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसलिए ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आना था, डिटरमिन द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। मेरे को सारे आउटकम बताने थे एक सैंपल स्पेस के अंदर। अगर टू लेटर्स को हम चूज कर रहे थे ए ई आई ओ यू में से विद रिपीटिशन, मैं क्या कह रही हूँ कि मैं ए मतलब ए ई आई ओ यू में से पहले एक लेटर को चूज कर लूंगी, उसके बाद क्योंकि रिपीटिशन है, रिपीट का मतलब क्या होता है कि उसके बाद में दूसरा लेटर दोबारा से इन्हीं सारे एलिमेंट्स में से भी उठा सकती हूँ, मैं दोबारा से ए भी उठा सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसे करूँ तो कितने आउटकम बनेंगे। तो देखो पहले के लिए मेरे पास कितना वो है, पहले के लिए मेरे पास 5 चॉइस है ए ई आई ओ यू में से, और जब सेकंड लेटर आएगा तो उसके लिए भी मेरे पास 5 चॉइस है। तो टोटल मेरा कितना रहा, दैट विल बी 5 इंटू 5, दैट इज 25। तो टोटल आउटकम आपके ये रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे आपका, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 पहले सॉल्व किया है, तो जिस ऑर्डर में किया है मैं उसी में सिखा देती हूँ। स्टेट ट्रू और फॉल्स, नॉट ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव। वो बोल रहा है सारे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है वो एग्जॉस्टिव नहीं है। तो पहले तो समझो कि एग्जॉस्टिव होता है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट्स होते हैं जो साइमल्टेनियसली अकर नहीं कर सकते, जैसे अगर एक इवेंट हो गया तो दूसरा नहीं होगा। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे हेड और टेल है, ठीक है, अगर आपके पास हेड आ गया तो आपके पास टेल नहीं आएगा, तो ऐसा जो इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर हम एग्जॉस्टिव इवेंट की बात करें तो ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं ये उनको कवर करता है किसी भी सैंपल स्पेस में। जैसे हेड एंड टेल है तो वो एग्जॉस्टिव रहेंगे कॉइन फ्लिप के लिए, क्योंकि कोई भी अदर आउटकम पॉसिबल नहीं है। आपने सैंपल स्पेस देखा हुआ है, उसके अंदर हेड के कॉरस्पॉन्डिंग भी सारा होता है और टेल के कॉरस्पॉन्डिंग भी सारा होगा, है ना, सारा उस जो भी इवेंट हो सकता है। तो एग्जॉस्टिव इवेंट वो होते हैं जिसके अंदर आपके पास पॉसिबिलिटीज जितनी भी हैं वो सारी कवर हो रही होती हैं। तब हम इस क्वेश्चन के लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने एक सेट लिया है जिसमें मैंने 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स डाले, फिर मैंने किए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बनाए, ए में 1 2 बना दिया और बी में 3 डाल दिया। ठीक है, अब मैं ये पूछ रही हूँ, देखो मेरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ये रहे और जो ये मेरा एग्जॉस्टिव इवेंट है क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स को कवर कर रहा है। तो आप देखो 4 5 इसमें कवर नहीं हो रहे ना, इसका मतलब कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसे होंगे जो आपके एग्जॉस्टिव इवेंट को कवर नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 करवाया था मैंने पहले। फिर क्वेश्चन क्या है, मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स।
देखो मीन निकालना है तो वही सम निकालोगे अपॉन टोटल नंबर, पर सम किसका निकालोगे, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम होता है n इंटू एन प्लस वन बाय टू, और टोटल नंबर कितना रहता है, और कितने नंबर्स है नेचुरल, n है, तो n इंटू एन प्लस वन बाय टू डिवाइडेड बाय टू, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा n प्लस वन बाय टू। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, आपको एक स्केलर मैट्रिक्स दिया हुआ है A एंड सॉरी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A एंड एक स्केलर दिया है K, तो वो पूछ रहा है K A का इनवर्स क्या होता है। तो ये तो आपने मैथ्स में पढ़ ही रखा है कि K A का होल इनवर्स विल बी 1 अपॉन K और टॉप में A इनवर्स रहता है, तो ये वाला आउटपुट है। ठीक है, A का इनवर्स और जो K है वो 1 अपॉन K हो जाता है। ठीक है, वो इसलिए होता है क्योंकि देखो कि ये k का इनवर्स होगा और a का इनवर्स होगा, a का इनवर्स तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो वन k रेज टू द पावर माइनस वन है वो क्या बनेगा 1 अपॉन k। आपको ये तो नंबर सिस्टम में पता ही है ना, तो इसलिए फोर्थ आउटपुट है आपका। नेक्स्ट आपका आ रहा है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो देखने में कितने बड़े बड़े क्वेश्चन लग रहे हैं, एक्चुअल में ये सब आपने पढ़ रखा है और ये तो मैंने आपको आगे भी पढ़ा रखा है। गिवन है मेरे पास इतने सारे पॉसिबल रैंडम वेरिएबल x, एक रैंडम वेरिएबल है x जिसकी इतने सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं, और ये आपकी प्रोबेबिलिटीज हैं उस रैंडम वेरिएबल के लिए, तो उसका मीन क्या निकलेगा। देखो आपको मैंने पहले ही बता दिया, हर एक रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो उसका मीन हो जाता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाती है ना। ये तो हम पूरा रैंडम वेरिएबल कर ही चुके हैं, तो हमें पता ही है। ऐसे मेरे पास n एलिमेंट्स हैं, तो i की वैल्यू 1 से लेकर n तक समेशन पी आई एक्स आई। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका बन जाएगा। ये आपने सारे उसमें पढ़ भी रखा है, रैंडम वेरिएबल वाली वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ, ये हम पहले ही कर चुके हैं फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। सिक्स भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप बहुत पढ़ते हो 10th क्लास में। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो 2 लोकेशंस पे सेट है। वो कह रही है एक लोकेशन की बात करें तो वहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय 663 है और उनकी जो एवरेज सैलरी है वो इतना पड़ रही है, और जो दूसरी लोकेशन है वहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इतने हैं और जो एवरेज मंथली सैलरी है उनके एम्प्लॉयज की वो ये वाली है। तो कंबाइंड मीन क्या रहेगा मंथली सैलरी का। तो देखो टोटल मीन क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल एन। तो फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं ये है, उसका मीन ये है। तो आपको पता है कि सम क्या निकल सकता है इनका, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मैंने कर दिया, मान लो मैंने उसे S1 कर दिया। सेकंड केस में मुझे मीन पता था, सम नहीं पता था, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पता थे, दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने उसका भी सम निकाल लिया। टोटल मीन क्या बना, सम वन प्लस सम टू, क्योंकि टोटल मीन में मुझे टोटल सम चाहिए ना, तो टोटल सम कैसे आएगा, इसका सम प्लस इसका सम, और नीचे मुझे क्या चाहिए दोनों के नंबर्स, तो इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, बस वो कर दोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। Given below is the tabular data on test conducted recently to detect a new mutant of the coronavirus। वो बोल रहे हैं कि आपने एक टेस्ट कंडक्ट किया ये डिटेक्ट करने के लिए कोरोना वायरस का न्यू म्यूटेंट। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु हैव नॉट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टेड द वायरस येट। वो लोग जो अभी इन कॉन्ट्रैक्टेड मतलब जो इन्फेक्ट नहीं हुए हैं बट हैव बीन टेस्ट पॉजिटिव, येट हैव बीन टेस्ट पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इवन तो इन्फेक्टेड नहीं है लेकिन फिर अभी हम उन्हें कह रहे हैं कि तुम्हें कोरोना है। ऐसे भी तो केसेस आते हैं ना, तो कितने लोग हैं टेस्टेड पॉजिटिव और नॉट इन्फेक्टेड, तो वो कौन है 173 है, तो 173 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर, पहले ये मैं बाद में कराऊंगी, पहले क्वेश्चन नंबर 9 कर लो। 3 नेचुरल नंबर्स थे आपने रैंडम पे चूज किए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोडक्ट यील्ड्स एन ऑड नंबर। मैंने बोला कि मैंने 3 नेचुरल नंबर्स को चूज किया था रैंडम पे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो जो 3 नंबर मैंने चूज किए हैं वो ऑड नंबर ही, उनका जो प्रोडक्ट है वो ऑड नंबर रहेगा। देखो पहले तो आप ये देखो कि अगर आप कोई 3 नंबर है, अगर उन 3 नंबर में से कोई एक भी इवन हो जाता है ना, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या रहेगा, इवन ही रहेगा। जैसे पहले केस में देखो कि अगर मैंने 2 इंटू थ्री किया तो यहाँ पे 2 मेरा क्या था, इवन था, बाकी 2 मेरे ऑड थे, स्टिल मेरा प्रोडक्ट इवन रहा। अगर मैंने 2 को इवन कर दिया, 1 को ऑड कर दिया, स्टिल मेरा इवन है। अगर मेरे तीनों ऑड है तो ही मेरा प्रोडक्ट जो है वो ऑड आ रहा है। तो बेसिकली क्या सीन है कि अगर मैं सारे नंबर ऑड रखती हूँ तो ही मेरा प्रोडक्ट ऑड आएगा। अब अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो जो भी देखो इनफाइनाइट तक होता है, तो हमें पता है कि आधे नंबर ऑड रहेंगे आधे नंबर इवन रहेंगे, क्योंकि हर एक के बाद कॉन्जिक्यूटिव तो होते नहीं है, ये तो हमें पता ही है कि आधे नंबर ऑड है आधे नंबर इवन है। ठीक है, तो मान लो कि हमने
प्रोबेबिलिटी अगर मैं ये मान रही हूँ कि मैंने जो नंबर चूज किया है वो ऑड का है, तो वो क्या है, वो हाफ की है, क्योंकि हाफ ऑड है हाफ इवन है, तो वही उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब मैंने फर्स्ट नंबर चूज किया ऑड है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, सेकेंड नंबर चूज किया ऑड है, उसकी भी 1/2, और थर्ड नंबर ऑड है, उसकी भी 1/2, तो प्रोबेबिलिटी क्या रही, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, दैट इज 1/8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको ये बोलता है, ये एक पाई चार्ट दे रखा है, दैट इंडिकेट्स द एक्सपेंडिचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स वेरियस एक्टिविटीज। तो कि जो एक पाई चार्ट क्या दिखा रहा है, एक्सपेंडिचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि उनका कितना खर्चा हो रहा है टुवर्ड्स वेरियस एक्टिविटीज। तो R&D में उनका इतना खर्चा हो रहा है, इंजीनियरिंग में इतना हो रहा है, मार्केटिंग में इतना, और कंपनसेशन में इतना। तो वो पूछ रहा है रेशियो क्या ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर R&D एंड टू द मार्केट, दोनों का रेशियो क्या बन रहा है। तो R&D का 31.28% है और इसका ये है, तो मुझे करना तो बेसिकली इनको डिवाइड ही है। पर अब आप आंसर देखो, आंसर अगर आप देखो रेशियो की फॉर्म में है और वो ऐसे आ रहा है 1:1.54, 1:1.6, यानी पहले वाले नंबर को मैंने 1 कर रखा है और यहाँ पे कुछ नंबर आ रहा है। नाउ दैट इज द ट्रिक टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अदरवाइज आपको किसी भी वे में निकलेगा ही नहीं। देखो मैंने क्या बोला कि मेरे को क्या करना है, R&D अपॉन मार्केटिंग करना है, दोनों का परसेंटेज मैंने डिवाइड कर दिया। ध्यान से देखोगे तो इस नंबर को डिवाइड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कैलकुलेटर पे डिवाइड करोगे तो वो आपको कुछ और ही देगा। अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको न्यूमरेटर में वैल्यू मिल जाएगी और डिनोमिनेटर में आपको 1 मिल जाएगा अगर आप कैलकुलेटर से करोगे, पर मुझे न्यूमरेटर में 1 चाहिए था। तो मैंने क्या किया, मैं किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर रही, मेरे को इसको 1 बनाना है ना, तो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इसी नंबर से डिवाइड कर दूं तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों तरफ मैं ये कर रही हूँ। बस मैंने यही किया, इसको जब डिवाइड किया सेम नंबर से तो ये 1 बन गया, और जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये 0.44 आ गया, और वही हमारा आउटपुट है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक था, अदरवाइज और किसी क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं था। ठीक है। तो दिस वॉज योर वीक 0, नाउ लेट मी कम टू योर वीक 1। ओके, वीक 1 पे चलते हैं। देखो जो वीक 1 है, सबसे पहले वो ये बोल रहा है कि इनवैलिड नेम्स क्या है, इसमें से इनवैलिड वेरिएबल कौन से है। देखो वेरिएबल 1 के अंदर ना आपके सॉरी वीक 1 में पहला क्वेश्चन ये है, वेरिएबल के नाम कौन से ठीक है कौन से गलत है। देखो कुछ रूल्स होते हैं, तो रूल्स कौन से हैं कि इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, और उसमें कोई उसमें लेटर, नंबर, पीरियड और अंडरस्कोर चारों चीजें हो सकती हैं, लेकिन उसमें स्पेशल करेक्टर ऐसा कोई सा नहीं हो सकता, सिर्फ एक करेक्टर हो सकता है अंडरस्कोर, लेकिन वो उससे स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। लेटर, नंबर, पीरियड, मतलब डॉट ऑपरेटर भी हो सकता है और अंडरस्कोर भी हो सकता है, लेकिन अंडरस्कोर से, डॉट से, इनसे स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इट कैन ओनली स्टार्ट विद लेटर। तो जैसे अगर मैं इसको बोलूँ 1 वेरिएबल, तो ये गलत था क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा था। ये वैलिड था, अगर इसकी बात करूँ तो गलत है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, ये भी गलत है क्योंकि इसमें @ हो रहा है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ls फंक्शन क्या करता है। देखो ls फंक्शन का काम क्या होता है, लिस्ट करना। लिस्ट किसको करेगा, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में है या वर्किंग एनवायरनमेंट में है, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं आर में, वहाँ पे मुझे जो कुछ भी मिल रहा है, जहाँ हम वर्क कर रहे हैं, तो उसमें मैंने जो भी ऑब्जेक्ट्स यूज किए हैं, उन सबको मेरे को बताता है। ठीक है, लिस्ट करने के काम आता है। तो थ्योरी का क्वेश्चन है, उसमें हेल्प नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उसके बाद मैंने आपका 6th करवा रखा है। तो 6th क्वेश्चन ये था कि ट्रू है या फॉल्स है। वो बोलता है एक लाइब्रेरी है आपकी रीशेप नाम की, तो उसमें आपके 2 फंक्शंस होते हैं, मेल्ट एंड कास्ट। ट्रू है फॉल्स है। देखो रीशेप का मतलब ये है कि नई शेप देना, मेल्ट का मतलब है किसी चीज को मेल्ट कर दो, कास्ट का मतलब है उसको दोबारा बना दो, मतलब मेल्ट करके नई शेप दे दो। तो रीशेप का भी वही मतलब है, इसलिए ये आंसर ट्रू है। एनी हाउ ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कि आप ऐसे याद रख सकते हो, बट अदरवाइज द आंसर इज ट्रू, और इसको कोई सच वो नहीं मिलेगा आपको, कोई लॉजिक। नेक्स्ट है द कमांड टू चेक इफ वैल्यूज ऑफ न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप की है या नहीं है, तो उसके लिए जो आप चेक करोगे वो इज न्यूमेरिक से होगा। ठीक है। टाइप ऑफ से आप उसकी टाइप चेक करते हो, इज न्यूमेरिक से आप कंफर्म कर रहे हो कि वो न्यूमेरिक है या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये है आपका आउटपुट क्या रहेगा इसका, 10 + 5 मॉड्यूलस 3। फाइव आर में आपका डबल जो ये होता है, इट इज योर मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, रिमाइंडर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 12 आएगा, क्योंकि आपका 12 सबसे बड़ा नंबर है तो उसको हमने डबल कर दिया। ठीक है।
12 जो है आपका इंटीजर भी बनता है और आपका डबल भी बनता है, बट नॉर्मली जो डेटा टाइप होती है वो न्यूमेरिक होती है, लेकिन हम डबल ले सकते हैं, ठीक है, बट हम इंटीजर नहीं लेंगे इसको, हम जो बड़े लेवल होता है उसको कंसिडर करते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो मेरे पास ना ये दे रखा है कोड स्निपेट है, इस पे मुझे इनको आंसर करना है। मेरे पास आईडी पहले इसने दिया, ये वेक्टर बना रखा है। देखो किसी भी चीज के आगे अगर हमने सी लगा दिया तो वो वेक्टर बन जाता है। वेक्टर मतलब वन डायमेंशनल एरे। तो मैंने 1 2 3 4 दिया, तो आप इसको वन डायमेंशनल एरे की तरह सोच सकते हो। बस इतना याद रखना है कि सी लैंग्वेज में आपका जो एरे है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। आर के अंदर आप जो भी एरे बनाओगे, चाहे वन डायमेंशनल हो चाहे टू डायमेंशनल, इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 इंडेक्स जो होगा उसका, ठीक है। तो इसका इंडेक्स 1 2 3 4 ही है, बस इतना याद रखना। ये बाकी वन डायमेंशनल एरे बना है। ऐसे ही पेशेंट नेम में भी आपने एक करेक्टर का एरे बना दिया जो जिसका इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है। और नम डॉट पेशेंट एक वेरिएबल बन गया जिसमें तुमने 4 वैल्यू डाल दी और पेशेंट की लिस्ट, और इसमें मैंने लिस्ट फंक्शन लगा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि आपने लिस्ट क्या है बेसिकली आपका जिसमें ज़्यादा एरर बोल जिसमें ज़्यादा वेक्टर आ सकते हैं, मतलब ये एक आप टाइप का मल्टी डायमेंशनल एरे मान सकते हो, जिसमें जो बेसिकली लिस्ट क्या है, एक्चुअली लिस्ट को भी कंटेन कर सकती है, वो वेक्टर को भी कंटेन कर सकती है, वो सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू को भी कंटेन कर सकती है, या जैसे एक सिंपल वेरिएबल है। मतलब अगर आपको बहुत मल्टीपल टाइप का डेटा डालना है, बहुत सारी डेटा टाइप्स का डेटा डालना है, जैसे वेक्टर के अंदर सेम टाइप का डेटा जाता है, अगर आपको अलग अलग डेटा टाइप डालना है किसी ऑब्जेक्ट में, तो वो ऑब्जेक्ट कौन सा हो सकता है, आपकी लिस्ट हो सकती है। तो लिस्ट क्या है, वो कह रही है कि तुम मुझे सिंपल वेरिएबल दे दो, तुम मुझे चाहे वेक्टर दे दो, चाहे तुम मुझे कोई दूसरी लिस्ट भी दे दो, मैं सबको पकड़ लूंगी, ठीक है। तो जब ये बना तो ये किस टाइप का बना ये समझो। जैसे ये बना ना, तुमने बोला कि नम पेशेंट मैं दे रही हूँ, तो नम पेशेंट में 4 है, तो उसने अब लिस्ट, अब इसमें ना ध्यान से देखो मैंने कैसे लिखा है। पहले जो मैं लिख रही हूँ वो डबल ब्रैकेट में 1 लिख रही हूँ, और उसके बाद सिंगल ब्रैकेट में मैं इसकी वैल्यू लिख रही हूँ, फिर मैंने 2 लिखा है डबल ब्रैकेट में। ये मैं बता रही हूँ कि मैं कौन से एलिमेंट पे जा रही हूँ, कि पहले मैं पहले वाले एलिमेंट पे हूँ, फिर मैं दूसरे एलिमेंट पे आई, दूसरे एलिमेंट में अब मैंने पहले यहाँ से दूसरे एलिमेंट में पहुंच गई, मतलब मैं इधर आ गई। अब मैं इधर से उसका बाकी का डेटा एसेस कर लूँ, ठीक है। तो जैसे 2 में आके 1 2 3 4 आईडी आपकी यही थी ना, सेकंड एलिमेंट ये है, तो इसमें 1 2 3 4 वैल्यूज थी। तो ये 1 पहले वाले को इंडेक्स देने के लिए होता है, बाकी का कंटिन्यूएशन में चलता है कि इस 1 का इंडेक्स 1 चल रहा है, फिर इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया। तो पाइथन हर एक वैल्यू को इंडेक्स नहीं देता, वो जो फर्स्ट वाला आउटपुट आपका आ रहा होता है उससे पहले उसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट कर देता है, बता देता है कि ये पहले नंबर पे आ रहा है। और फिर जो तीसरा ऑब्जेक्ट था इस लिस्ट में आपका वो पेशेंट नेम था, तो पहले इसने ये डबल ब्रैकेट में दिखा के कहा कि मैं तीसरे एलिमेंट पे आ गई हूँ, और उसका जो नेम है वो राम श्याम नंदनी माया है, तो उसने यहाँ 1 दिखा के बोला कि मैं राम पे आ गई हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि कौन सी कमांड से आपको श्याम की वैल्यू मिलेगी, तो आप ये समझो श्याम कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, और इधर तीसरा आने के बाद दूसरे नंबर पे है। तो बस मेरे को प्रिंट चाहिए, पहले मैंने लिस्ट का नाम लिखा और लिस्ट के नाम में मैंने अब बोला कि ये वाला तीसरा नंबर और इसमें मेरे को दूसरा नंबर, तो इसीलिए यहाँ पे डबल ब्रैकेट है और यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट है। मेरे अकॉर्डिंग अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा कि एक लूप चल रहा है, अब मुझे इस लूप का आउटपुट बताओ। मैंने बोला फॉर आई इन पेशेंट लिस्ट, आई एम एक्सपेक्टिंग आपको लूप्स का कॉन्सेप्ट पता है, मैं लूप्स पे टाइम नहीं वेस्ट कर रही, वो अदरवाइज बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। मैंने अब ये बोला कि फॉर आई इन पेशेंट लिस्ट 1, फॉर जे इन आई प्रिंट जे, मेरे को जे की वैल्यू प्रिंट करनी है। फॉर आई इन पेशेंट लिस्ट 1, तो पेशेंट लिस्ट आपको पता है, पेशेंट लिस्ट 1, पेशेंट लिस्ट 1 ये रही, उसके अंदर जे इन आई, तो जे का भी 1 हो गया, तो वो कौन है 1 में, आपको 4 मिल रहा है, तो उसने आपको आउटपुट में 4 दे दिया, बस प्रिंट करा दिया। उसके बाद जब आई की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो बस फिर क्योंकि आई की वैल्यू कहाँ से उठ रही थी, 1 से उठ रही थी ना, 1 में इतना ही था बस, तो बस 4 तक उसने दे दिया, आगे इटरेशन ही नहीं होगी आपकी, तो इसलिए आपका सेकंड वाला ऑप्शन था 1 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये हम कर चुके हैं, ओ सॉरी नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 तो हम कर चुके हैं ना,
हम डेटा फ्रेम का क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर गलत लिख दिया बेटा, ये हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं, ये मैं बाद, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 पे, हम सॉरी मैंने वहाँ ये गलत लिख दिया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको ये बोल रहा है कि पहले आपको ये जो डेटा दिया है इससे आपको एक डेटा फ्रेम बनाना है। डेटा फ्रेम कुछ भी नहीं होता, आप अपने रो एंड कॉलम की फॉर्म में अपने डेटा को जब डालते हो ना तो दैट बिकम्स योर डेटा फ्रेम। ठीक है, तो उसने बोला कि एक डेटा फ्रेम बना लो, तो देखो सबसे पहले उसने बोला स्टूडेंट डेटा इक्वल टू, इसका मतलब जो डेटा फ्रेम का नाम होगा वो क्या होगा, स्टूडेंट डेटा होगा। डेटा डॉट फ्रेम मैंने इसमें बना दिया, फंक्शन लगा दिया, जिसमें मैं बोल रही हूँ कि जो मेरा डेटा फ्रेम होगा उसमें स्टूडेंट आईडी इक्वल टू C1 to 14, स्टूडेंट का नेम, ये सारी वैल्यूज होंगी। तो क्योंकि इसने C लगा रखा है इसका मतलब क्या है, ये क्या बन रहा है, वेक्टर बन रहा है। जब वेक्टर में एक तो या तो सिंगल सिंगल वैल्यू डाल दो, नहीं तो आप इस कॉलन की हेल्प से मल्टीपल वैल्यूज भी डाल सकते हो। जैसे मैं ये लिख रही हूँ ना C1:4, इसका मतलब है 1 2 3 4, 1 भी इंक्लूड होगा 4 भी इंक्लूड होगा। और जो ये मैंने लिखा है स्टूडेंट आईडी इक्वल टू, तो स्टूडेंट आईडी बन क्या रहा है, तो मैं डेटा फ्रेम में मैंने बोला ना रो कॉलम की फॉर्म में डेटा डाल रहे हो, तो स्टूडेंट आईडी एक कॉलम बना, ठीक है, जिसमें 1 2 3 4 वैल्यूज गई। फिर आपका स्टूडेंट नेम एक कॉलम बना जिसमें ये चारों वैल्यूज गई, और ये उनकी इंडेक्सिंग होगी। पहले तो आपको ये समझना चाहिए। और डेटा फ्रेम का नाम क्या है, स्टूडेंट डेटा। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि इनमें से कौन सा आंसर ठीक है और कौन सा नहीं है। तो आपको ये बताना था कि इनमें से कौन से आंसर ठीक थे और कौन से नहीं थे। देखो पहला मैं आपको बता रही हूँ, पहला मेरे अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, इवन दो यहाँ ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग इनके बीच में ना डॉलर का साइन आना चाहिए था, स्टूडेंट डेटा और डेटा। पहले मैं आपको ना गलत वाला बता देती हूँ, नन ऑफ द अबव तो छोड़ दो, इधर आओ। थर्ड ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि मैं लिख रही हूँ स्टूडेंट डिपार्टमेंट के अंदर डालो स्टूडेंट डेटा। देखो जब मेरे डेटा फ्रेम का नाम ही स्टूडेंट डेटा है, अच्छा मुझे करना क्या है, पहले ये देखो मुझे करना क्या है, एक करेक्ट कमांड लिखनी है टू ऐड अ कॉलम नेम स्टूडेंट डिपार्टमेंट टू द डेटा फ्रेम स्टूडेंट डेटा। मुझे क्या करना है, जो स्टूडेंट डेटा वाला डेटा फ्रेम है ना उसके अंदर एक कॉलम ऐड करना है, और स्टूडेंट डिपार्टमेंट नाम का मुझे कॉलम बनाने है, ठीक है, और उसमें वैल्यूज डालनी है। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ डिपार्टमेंट के अंदर क्या चला जाए, स्टूडेंट डेटा के अंदर ये डाल दो। तो ये तो सिंटेक्स ही गलत है। आपको क्या करना है, सिंटेक्स जो होता है ना, जब भी आप आर में लिखते हो आपको डेटा फ्रेम के नाम के साथ कॉलम का नाम लिखना होता है, ठीक है। अब वो आप दो तरीके से लिख सकते हो। एक तरीका होता है कि पहले आपने डेटा फ्रेम का नाम लिखा और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाए जिसके अंदर आपने कॉलम का नाम लिखा, और उसके बाद उसमें वेक्टर डाल दिया वैल्यूज का। एक तो ये एक्सेप्टेबल होता है, ये सिंटेक्स है, आपको पता होने चाहिए। दूसरा सिंटेक्स क्या होता है कि स्टूडेंट डेटा लिखोगे यानी आपके डेटा फ्रेम का नाम, और उसके बाद आप लिखोगे ये होता है आपका कॉलम का नाम, और उसमें वेक्टर डालोगे, लेकिन उन दोनों के बीच में आप डॉलर का साइन लगाओगे, जो यहाँ पे मुझे मिसिंग लगा। इसमें तो आप पहले वाले में तो सिंपल कर रहे हो कि इस डेटा फ्रेम में इस कॉलम में ये वैल्यू डाल दो। दूसरे में होता है कि आप ना डॉलर लगा के दोनों को बस अलग कर देते हो, डेटा फ्रेम और जो कॉलम का नेम है, और उसमें आप फिर से वही वेक्टर बना के डाल देते हो। तो इसने नहीं डॉलर का साइन नहीं दिखा रखा, तो दैट्स व्हाई आई वाज अ बिट कंसर्न्ड द आंसर इज रॉन्ग। बट एनी हाउ उसने टिक कर रखा है, तो आप पेपर में ऐसे करके आओगे तो दे विल नॉट कट मार्क्स, क्योंकि बाद में भी इसको गलत नहीं शो किया गया आंसर को, तो ऑब्वियसली ठीक ही होगा फिर। मतलब एनी हाउ दैट वाज माय कंसर्न, जो मुझे जितना पता है। Next is your question number 9th. Choose the correct command to access the element Tamil in the data frame student data. वो बोल रहा है आपको करेक्ट कमांड चूज करनी है ताकि आप एसेस करो एलिमेंट तमिल। आपका तमिल एलिमेंट कहाँ पर है, अरे नहीं यार मैंने एक मिनट बेटा। अच्छा, अब ये मान के चल रहे हैं कि आपका कॉलम आ गया तो एसेस द एलिमेंट तमिल। तो मान लो तमिल आता तो कैसे आता, कॉमर्स बायो इंग्लिश तमिल, कॉमर्स बायो इंग्लिश तमिल, तो तमिल इधर आता, ठीक है। अगर तमिल इधर आता तो इन दैट केस आप कैसे लिखते कोड, तो अगर आपको वो कमांड लिखनी होती जिससे आप तमिल एसेस कर पाते, तो वो क्या होता, सबसे पहले आपको एसेस करनी है ना वैल्यू, करनी कहाँ से है, डेटा फ्रेम का नाम क्या है, स्टूडेंट डेटा, तो सबसे पहले तो आप स्टूडेंट डेटा लिखोगे, ठीक है। स्टूडेंट डेटा में से
आपको कौन से कॉलम में मिलता, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम में मिलता, थर्ड कॉलम में चौथी रो में होता वो, तो बस थर्ड कॉलम और चौथी रो। अब आपको कॉलम पता है हम कैसे एसेस करते हैं, डबल ब्रैकेट से, जैसे हमने ऊपर भी किया था, राइट। एंड जो हमारा रो होती है वो इधर होती है, तो उसे हमने एसेस कर लिया डेटा फ्रेम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया बच्चे, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, जो कि ये वाला है, मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन नंबर 7। तो थोड़ा जल्दी में सॉल्यूशन कर रही थी तो मैं लास्ट में क्वेश्चन नंबर गलत लिख दिया, मुझे लगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस मैट्रिक्स। देखो इस मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, C9:1,3,3। देखो मैंने एक मैट्रिक्स बनाया। मैट्रिक्स क्या होता है, जब वो बहुत सारे वेक्टर्स को जोड़ देते हो, मतलब 2 डायमेंशनल एरे, या जब वेक्टर्स का 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन करते हो तो अकॉर्डिंगली आपके मैट्रिक्स बनते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स में पहले मैंने 9:1 वैल्यू डाली और 3:3, तो ये 3:3 तो आपको ये बता रहा है कि ये 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। और जो 9:1 है सी का, ये मतलब है कि वैल्यूज जाएंगी, तो वैल्यूज जो जब, अच्छा आर में वैल्यूज ना 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नहीं जाती, क्योंकि इसने 9 से शुरू किया और 1 पे खत्म किया, तो मतलब 9 8 7 6 5 4 करके ऐसे जाएंगी, पर वैल्यूज कॉलम वाइज जाती है, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1, मतलब ऐसे नहीं लिखना 9 8 7 6 5 4 3 2 1, कॉलम वाइज वैल्यू देते हो इस ढंग से, और इस ढंग से इनकी इंडेक्सिंग होती है। अब उसने आपसे ये पूछा कि अगर मैं A32 प्रिंट कराऊं तो क्या रहेगा। तो जब आप बच्चे उसकी बात करते हो ना डेटा फ्रेम की, तो हम पहले कॉलम या लिस्ट की, जब हम असेस कर रहे होते हैं एलिमेंट्स, ना दिस इज इम्पोर्टेंट, तो हम पहले कॉलम लिखते हैं फिर हम रो लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम मैट्रिक्स में वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस केस में हमें अगर कोई एलिमेंट असेस करना है तो पहले हम रो बताएंगे और फिर हम कॉलम बताएंगे। तो मैंने बोला कि मेरे को कौन सा एलिमेंट असेस कर, मेरे को बताना है कौन सा एलिमेंट असेस होगा 3 2 से, तो थर्ड रो में सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो में सेकंड कॉलम कौन है, यही है ना 4, तो आपका आउटपुट क्या आया 4, ठीक है। तो बच्चे यही आपकी कोई ये क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, और जो मैंने आपका मेन कॉन्सेप्ट यूज किया है ना, एक यहाँ पे रो कॉलम का और एक यहाँ पे कि ये कैसे एलिमेंट आपके आएंगे, बस यही मेन क्वेश्चंस है जो आपके पेपर में आने वाले। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, तो डू इन पे प्रैक्टिस कर लेना। आपकी जो प्रैक्टिस असाइनमेंट्स यहाँ पे दे रखी हैं उनको आप एज अपने टेस्ट फॉर्म में यूज कर सकते हो, और हो सकता है आपको उनसे कुछ न्यू कॉन्सेप्ट भी पता चले, एक आधा कोई करके। तो बच्चे ये लास्ट वीडियो थी इस कोर्स की, एंड आई होप आप एग्जाम होने वाला है तो पास हो जाओगे। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।